Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about AIDS, the acquired immunodeficiency syndrome. So let's start with the video. AIDS की फुल फॉर्म होती है acquired immunodeficiency syndrome. acquired लाइफ टाइम के अंदर कोई इंडिविजुअल उसको अपने अंदर अक्वायर कर सकता है. दूसरी चीज़ इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होने लगती है एक इंडिविजुअल के अंदर. तीसरी चीज़ आती है सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. ये जो एड्स का वायरस होता है, HIV वायरस होता है, उसको लाइफ टाइम के अंदर अक्वायर करेगा एक इंडिविजुअल और उसी वजह से इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होने लगेगी इंडिविजुअल के अंदर और उसी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे इंडिविजुअल के अंदर और इसी को हम सिंड्रोम बोल देते हैं. फर्स्ट एड्स का केस देखा गया था 1981 के अंदर और लास्ट के 25 ईयर्स के अंदर 25 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं एड्स की वजह से. अब एड्स होता किस तरीके से है, तो एक वायरस होता है, एक बहुत बड़ी ग्रुप है वायरसेस का जिसको बोलते हैं रेट्रोवायरसेस. उसमें से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस होता है जिसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इस HIV वायरस की वजह से ये एड्स की प्रॉब्लम जनरेट होती है. ये कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है जो कि कॉन्जेनाइटल है या फिर जेनेटिक्स या फिर हमारे जो जीन्स हैं उनसे रिलेटेड है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेगा ही करेगा. इस तरीके से नहीं होती चीज़ें. एग्जैक्टली होता क्या है, ये किस तरीके से होता है वो बात करते हैं. पहला, अगर कोई इंडिविजुअल है वो सेफ़ है, यानी कि यू कैन से कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो एकदम कम्प्लीटली नॉर्मल इंडिविजुअल है. अगर उस इंडिविजुअल ने एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ में इंटरकोर्स किया जिसको पहले से एड्स है, तो और वो भी इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, तब ये जो वायरस है, HIV वायरस है, वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे वाले इंडिविजुअल जो कि हेल्दी था, जो कि नॉर्मल था, उधर तक जा सकता है. देन सेकंड केस आता है जब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है और उनको ऐसा ब्लड मिल जाए जो कि इन्फेक्टेड ब्लड था. जैसे मान लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल है जिसको इंजरी हो गई है और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर उसने कहीं से ब्लड लिया, लाइक हॉस्पिटल में से ही ब्लड बैंक से ब्लड लिया, लेकिन ब्लड बैंक से जो उसको ब्लड दिया गया है वो ब्लड पहले से ही इन्फेक्टेड था. तो अब वो HIV के कॉन्टैक्ट में आ चुका है और उस नॉर्मल इंडिविजुअल या फिर उस अनइफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर भी एड्स देखा जाएगा आगे जा करके, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. तीसरा केस आता है ऐसे ड्रग अब्यूज़र्स या फिर जो ऐसे लोग जो कि ड्रग अब्यूज़ करते हैं और वो इंट्रावेनसली ड्रग अब्यूज़ करते हैं, बेसिकली इंजेक्शन के थ्रू करते हैं. और वो इंजेक्शन जब अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो उसमें जो उसकी जो नीडल होती है उसको चेंज नहीं करते. वही लाइक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और वो सारे के सारे एक ही नीडल से इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी वेन के अंदर, और अगर उनमें से एक को भी एड्स हुआ तो बाकी सबको भी हो जाएगा. नाउ लास्ट केस, एक प्रेग्नेंट मदर को अगर HIV है तो उसकी प्लेसेंटा क्रॉस करके उसकी बेबी तक जा सकता है. तो ये 4 केस होते हैं. बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बॉडी फ्लूइड्स की कॉन्टैक्ट में जब तक आप नहीं आओगे तब तक आपको HIV या एड्स नहीं हो सकता. ओके, ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आप किसी की इंडिविजुअल के साथ में बैठे हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट में बैठे हो, है ना, या फिर टच कर रहे हो या कुछ इस तरीके से चीज़ में से कभी भी HIV या एड्स नहीं फैल सकता. एड्स तभी हो सकता है जब बॉडी फ्लूइड्स का कॉन्टैक्ट हो, ब्लड का कॉन्टैक्ट हो या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड का कॉन्टैक्ट हो. ओके, अब बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली होता किस तरीके से है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये HIV मान लेते हैं एंटर कर गया, उसके बाद किस तरीके से चीज़ें होंगी. ठीक है, पहली बात तो ये जो HIV वायरस है ना, ये जो हमारा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये RNA वायरस है, यानी कि इसके बाहर की तरफ जो कोटिंग होगी उस पर पहली बात तो एंटीजन्स जैसे हर किसी के पास होते हैं वो एंटीजन्स लगे हुए होंगे और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है. अब बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल को पता कब चलता है कि उसे HIV हो गया है या फिर एड्स हो गया है. सिंपली तो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर सिम्टम्स आना ना 5 से 10 साल तक लग सकते हैं सिम्टम्स आने के लिए. हो सकता है कि उसे कुछ महीने में ही सिम्टम्स आने लग जाएं, लेकिन जनरली देखा जाता है कि उसे 5 से 10 साल बाद पता चलता है कि उसे एड्स हो चुका है. बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो डिसऑर्डर है, ये क्या करता है, ये धीरे धीरे करते करते इम्यूनिटी इतनी कम कर देता है. स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जो इम्यूनिटी होती है ना वो धीरे धीरे करते करते कम होती है और लॉन्ग रन के अंदर समझ में आता है कि एड्स की प्रॉब्लम है. अब बात करते हैं एग्जैक्टली होता किस तरीके से या फिर किस तरीके से हमारी इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि इसके सरफेस पे भी एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्यों नहीं बना पाती.
एग्जैक्टली होता क्या है ना कि इसकी जो एंटीजन्स होते हैं इसके सरफेस पे, इसके एंटीजन्स बहुत जल्दी जल्दी ये अपने आप को म्यूटेट करता है, उसके एंटीजन्स बहुत जल्दी जल्दी हट जाते हैं अपने सरफेस से, या फिर यू कैन से कि बहुत जल्दी जल्दी अपने एंटीजन्स चेंज करता है, म्यूटेशन जल्दी होती है इसके अंदर, ठीक है। और उस वजह से अगर हमारी बॉडी एक बार इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना भी लेती है ना, तब ये दोबारा म्यूटेट होकर आ जाएगा, तो उसके अगेंस्ट बनाएगी, फिर ऐसे करते करते ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन करता है। इस वजह से इसके अगेंस्ट कंप्लीटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसके केस में यही बोल सकते हो आप कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, अब बात करते हैं कि किस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पर ये इन्फेक्शन करना शुरू करता है या फिर हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाना शुरू करता है। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से, जो भी हमने 4 तरीके के बारे में बात की है, उनमें से किसी भी तरीके से अगर हमारे अंदर HIV एंटर कर गया है, तो धीरे धीरे करते करते क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, इनएटमिटी को उसने क्रॉस कर लिया है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मस्त तरीके से घूम रहा है। अब क्या होगा, अब हमारे पास, हमने जैसे बताया था मैंने कि मैक्रोफेजेस आएंगे इसको खाने के लिए, न्यूट्रोफिल्स आएंगे इसको खाने के लिए, डेंड्राइटिक सेल आएगा उसको खाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये आएंगे उसको एनगल्फ करने के लिए। उनमें से एक बताया हुआ NCERT के अंदर मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज जैसे इसको एनगल्फ करने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा मैं तो उसको एंड कर दूंगा, मैं तो उसको मार दूंगा एकदम, लेकिन HIV वायरस ऐसा होता है कि वो एनगल्फ होने के बावजूद उसके अंदर जा करके भी वायरस के पार्टिकल्स बनाता रहता है। समझ रहे हो? पहली बात तो एग्जैक्टली होता किस तरीके से वो जानो। जैसे मैं बताया कि जो हमारा HIV वायरस है वो RNA रखता है अपने जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, वो RNA वायरस है। तो अब RNA को जो मैक्रोफेज का जो DNA है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने कैसे करा जाए, मतलब समझ रहे हो? जैसे हमें DNA के साथ DNA जोड़ सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन DNA और RNA कैसे जोड़ोगे साथ में, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले ये जो इसका RNA आया है ना, जैसे मान लो हमारे पास HIV आया है सामने से और उसको आकर के मैक्रोफेज ने एनगल्फ कर लिया, ठीक है। अब जो वायरस है वो उसके अंदर जा चुका है मैक्रोफेज के। अब वो क्या करेगा, जो उसके पास जो अपना RNA है ना उसके पास, वो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हुए RNA से DNA में बदलेगा, और उसके बाद ये जो DNA है ये इसके साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। जो मैक्रोफेज का DNA जो था, यानी कि जो हमारा जो DNA था उसके साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जो वायरल DNA उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद में ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर देन ट्रांसलेशन होगा, और उसके साथ ही साथ में वायरस के पार्टिकल्स या फिर वायरल प्रोटीन्स बनने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो कि HIV वायरस इतना ज़रा इंटेलिजेंट टाइप ऑफ है कि वो मैक्रोफेज के एनगल्फ करने के बाद में भी जिंदा रहता है और अपना काम कराता है, अपने वायरस पार्टिकल्स बनवाता है, इस तरीके से चीज़ें करता है, ठीक है। अब इस तरीके से समझो कि बार बार हमारे ब्लड में जो भी मैक्रोफेज HIV वायरस को खा रहे हैं वो लगातार वायरस पार्टिकल्स बनाता जा रहा है, वायरल पार्टिकल्स बनते चले जा रहे हैं, वायरस मर ही नहीं रहा है और वायरस बन रहा है इवन। अब मान लो उसी तरीके से क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया था कि आपको कि डेंड्राइटिक सेल मेनली जाकर के लिम्फ नोड के पास जाकर दिखाता है टी हेल्पर सेल को कि देखो देखो ये वाला हमारे पास एंटीजन आ रहा है, ब्लड में घूम रहा है। उसी तरीके से मैक्रोफेज भी काम करते हैं, सेम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं, वो भी जाकर के दिखा सकते हैं, लेकिन हाईली दिखाता है वो डेंड्राइटिक सेल होता है। जो मेन है यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, या फिर जो मेन है यहाँ पर ये लिम्फ नोड के पास जो टी हेल्पर सेल उसको जाकर दिखाने के लिए एंटीजन के बारे में, वो मेन डेंड्राइटिक सेल होता है, लेकिन मैक्रोफेज भी इस तरीके से काम करता है। अब इस तरीके से जब ब्लड में इतना सब कुछ, इतना सारा वायरस घूम रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो जाएगा डेंड्राइटिक सेल लेके जाए या फिर मैक्रोफेज लेकर के जाए और लेके जाएगा टी हेल्पर सेल की तरफ कि देखो देखो ये एंटीजन घूम रहा है। अब जैसे ही इसको लेके जाएगा इस एंटीजन को, या फिर ये पूरे जो अपने पास वायरस है HIV वायरस को टी हेल्पर सेल के पास, टी हेल्पर सेल के अंदर ही अटैक कर जाएगा। जो अपने पास वायरस है ये टी हेल्पर सेल के अंदर भी अटैक कर जाएगा और वही सेम काम करेगा जो उसने मैक्रोफेजेस के साथ में किया, वापस वही करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, देन जब DNA में इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, देन ट्रांसलेशन कराएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन कराने के बाद वापस वायरस के पार्टिकल्स बनाएगा, और ऐसे करते करते ना जो ये टी हेल्पर सेल्स हैं ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और टी हेल्पर सेल्स ही आपको मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट होते हैं बी सेल्स को, या फिर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए कि तुम जाओ अपना जाकर के प्रोलिफरेशन करो और जो एंटीबॉडीज़ उनका फॉर्मेशन करो, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करो। तो जब टी हेल्पर सेल्स ही कम हो जाएंगे काफ़ी हद तक, तो उसके बाद में जो हमारी इम्यूनिटी है वो तो कम होनी ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो हम HIV को अपने केस से निकाल भी देते हैं, अगर हमारे पास नॉर्मल भी कोई वायरस आता है या फिर नॉर्मल भी कोई बैक्टीरिया आता है, तो हमारी बॉडी में इसी तरीके से तो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है हमें,
तो अगर टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो रहा है, एक तो HIV कम हो नहीं रहा, ठीक है, और बाकी के जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, नॉर्मल वायरस हैं, नॉर्मल फंजाई हैं, नॉर्मल पैरासाइट्स हैं, उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनना कम हो जाएंगी, बहुत बंद हो जाएंगी। समझ में आ रही है? इसी वजह से बोलते हैं कि इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो रही है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास मैक्रोफेजेस थी वो वायरस के पार्टिकल्स फॉर्मेशन कर रही हैं, वायरस नया नया बनता चला जा रहा है, इस वजह से इनको बोलते हैं HIV फैक्ट्री, ठीक। और हमारे पास ये लोग टी हेल्पर सेल की जो कमी हो जाती है इतनी ज़्यादा, बिकॉज हमारे ब्लड में से जो HIV था इसने उन पर अटैक कर दिया और हमारी इम्यूनिटी को कम कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे करते करते HIV बढ़ता चला जा रहा है अपने हमारी बॉडी में, टी हेल्पर सेल का जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है, और साथ ही साथ में जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, इवन छोटे मोटे पैरासाइट्स जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, जिनको हमारी बॉडी नॉर्मली वाइप आउट कर देती है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्रिएट करने लग जाएंगे, ठीक। हम लोग को फीवर आएगा, डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, और बहुत सारे सिम्टम्स, मतलब जैसे मैं 3 बताए ना अभी तक, जैसे NCERT में 3 बताए हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ में होने लगती हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे वायरस हमारी बॉडी पे इस तरीके से अटैक करते हैं, और इस तरीके से छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी दिखने लगती है, बिकॉज हमारे पास इम्यूनिटी ही नहीं बची है, बिकॉज टी हेल्पर सेल ही नहीं बचे हैं, ओके। अब एग्जैक्टली जब एक पेशेंट को पता चलता है कि उसको HIV है, या तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो कुछ महीने में आते हैं, जो कि बहुत ही कम के अंदर होता है। जनरली जो सिम्टम्स आते हैं वो 5 से 10 साल तक के बीच में ही आते हैं, ठीक। तो जब उसे पता चलता है तो एग्जैक्टली ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसके लिए ट्रीटमेंट मतलब कम्प्लीटली इससे क्योर नहीं हो सकता कोई इंडिविजुअल, आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योर करना नामुमकिन है इसके लिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली डॉक्टर करता क्या है, डॉक्टर आपको ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स देता है, ठीक है, ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स देता है कि ये जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, या फिर जो इनका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ये जो वायरस के पार्टिकल्स हैं इनका बनना ही बहुत डिले हो जाए, ठीक है। वो ऐसे ड्रग्स देता है, यानी कि ऐसी दवाइयाँ देता है डॉक्टर कि ये जो वायरस के जो अपने पार्टिकल्स बनवा रहा है ना मैक्रोफेजेस से, और हेल्पर सेल्स का नंबर कम कर रहा है ना, वायरस के पार्टिकल्स बना करके, या जो भी चीज़ है वो इस तरीके से करता है कि ये जो वायरस के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना अलग अलग तरीकों से, वही कम हो जाए, वो इस तरीके से काम करता है। और इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। लेकिन पहली बार एक इंडिविजुअल को पता कैसे चलता है कि उसको HIV है, बहुत सारे सिम्टम्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 100% कैसे श्योर है कि उसको HIV है, तो डॉक्टर पहली बार तो टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसके अंदर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, उसके थ्रू पता चलता है कि अच्छा एक इंडिविजुअल को जो है एड्स हो चुका है, यानी कि अब बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग में HIV है, देन बाद में एड्स बोलने लगते हैं उसको, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, सिंड्रोम हो चुका है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो चुका है। उसके बाद दवाई मैंने बता दी किस तरीके से वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देता है कि वायरस के पार्टिकल्स ही ना बन पाएँ, तो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाएंगी बस। यानी कि अगर कोई बंदा है अगर वो 5 या 6 साल में मरने वाला है, तो वो 1-2 साल और जी सकता है, बस इतना हो सकता है। यानी कि आप लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है ना थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हो, बट कम्प्लीटली आप ये नहीं कर सकते हो कि ये तो बहुत मतलब यानी कि नॉर्मल लाइफ जी जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो अभी तक हमने बात कर ली कि एग्जैक्टली एड्स के अंदर होता क्या क्या है। कल हम बात करेंगे अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।